सो गाइज डू यू नो आज किस इंपॉर्टेंट मुद्दे पर मैं बात करने आया हूं? तो गाइज मैं आज पहली बात तो शेड्यूल पे बात करने आया हूं, जिसका इतने दिनों से इतने प्यार से हम इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे। अच्छा, सिर्फ शेड्यूल ही मेरा मुद्दा नहीं है, मुद्दा है शेड्यूल के साथ साथ कट ऑफ। क्योंकि अच्छा, शेड्यूल एक चीज देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा भाई साहब ऐसा होता है ना, भागता हुआ भूत अपनी लंगोटी संभालते हुए भागता है। ऐसा ही हाल हुआ है इस बार के शेड्यूल में। भाई साहब थोड़ा देखो, एक बार डेट देखो, अभी डेट दिखाऊंगा, पहले माहौल बन जाए, सारे लोग आ जाएं, और एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। तो चलिए भाई पहले हम बात करते हैं, पहले सारे लोग आ जाओ भाई। 173 लोग आ चुके हैं, फटाफट 200-400 लोग आए, 500-600 लोग आए, फिर आगे मैं बात करूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, कट ऑफ क्या जाने वाली है, क्योंकि भाई कट ऑफ पे तो इस बार बहुत तगड़ा असर होने वाला है। मेरी वीडियो नहीं चल रही क्या? ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी गाइस। बड़ी मेहनत से थंबनेल बनाया है। अरे भाई 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 ऐसा क्यों कह रहे हो यार? इतना बेकार भी नहीं है भैया। शेड्यूल के खुशी में चिकन बना रहे हैं, आ जाओ यार। अनु श्रीवास्तव जी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है भाई, मेरा व्रत है, ऐसा मत कहिए भैया। ये टेंटेटिव शेड्यूल क्यों लिखा है? बच्चा पार्टी टेंटेटिव इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है कि ये लोग आगे आगे जाके चेंज कर दें। दिस इज नॉट अ फिक्स शेड्यूल, इसमें डेट अमेंडमेंट किया जा सकता है। जय श्री कृष्णा शिवम वर्मा, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ओके एवरीवन, ओके ओके, तो ऐसा मत कहो। अच्छा, एमसीए के लिए भी बात कर लेंगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। ओके 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 गाइस, फटाफट फटाफट सारे लोग आ जाओ फटाफट। जस्ट ज्वाइन दिस सेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, बिकॉज इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट शेड्यूल, कट ऑफ एंड एवरीथिंग, आगे की स्ट्रेटजी और चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, इन सब का डिसीजन अपन लोग यही करने वाले हैं। तो फटाफट आ जाओ, क्योंकि एके वाले अपना काम कर चुके हैं और हमें अब अपना काम करना बाकी है। तो फटाफट सारे लोग लाइक ठोकिए, शेयर कर दीजिए, सारे बच्चों में इसे शेयर करिए, बिकॉज शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके चलिए, अच्छा एक नजर डालते हैं थोड़ा सा अपने शेड्यूल पर, थोड़ा एक एक नजर अपने शेड्यूल पर डालते हैं गाइस। एक नजर एक नजर एक नजर, एक मिनट गाइस, एक मिनट, एक नजर पहले डालने तो दो। शेड्यूल कैसा दिखता है थोड़ा इस पे एक नजर डालना अति आवश्यक है। ठीक है, क्या एक नजर डालिए? सारे लोगों ने सारे लोगों ने डाल दिया। ओके गाइस, तो सबसे पहले शेड्यूल किधर से मिलेगा तो सब लोग देख ही चुके होंगे। यूपी टेक के वेबसाइट पे पहुंच जाओ। यूपी टेक इस बार आपकी काउंसलिंग कराने वाली है, और फटाफट होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पर जाने के बाद से सबसे पहले आप टेंटेटिव शेड्यूल पे करिए। टेंटेटिव मतलब ये होता है कि ये टेंटेटिव है, इट मे बी चेंज्ड। अच्छा, एक चीज इन्होंने गायब कर दिया है, एक चीज देखो, रजिस्ट्रेशन जेई मेन के लिए कंप्लीटेड, नाटा के लिए कंप्लीटेड, सीयूईटी यूजी के लिए कंप्लीटेड और सीयूईटी पीजी के लिए भी कंप्लीटेड दिखा रहे हैं। पहले तो मुझे नहीं समझ में आया भैया बी फार्मा वाले कहाँ चले गए? बी फार्मा वालों का तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, काई को फालतू का क्या कर रहे हो? और नीचे आपने कुछ डाला भी नहीं है बी फार्मा के लिए बहुत ज्यादा कि क्या है क्या नहीं है। तो भाई बैचलर ऑफ फार्मेसी लिटरल का आपने डाल रखा है, जबकि सीयूईटी इजी में कौन ये भी तो आते हैं बी फार्मा वाले कहीं अलग के थोड़े ना है। अरे बताओ, बी फार्मा वाले क्या अलग हैं क्या? नहीं ना। तो उनका तो इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया है, शेड्यूल में कुछ गड़बड़ी है। या तो उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, या तो यहां पे लिख दिया जाए कि दिस शेड्यूल इज नॉट फॉर बी फार्मा कैंडिडेट्स। थोड़ी सी गड़बड़ी है, बट ये मामला नहीं है। मामला ये है, थोड़ा एक नजर डालिए पुराने शेड्यूल पर। ठीक है, चलो ओके, ये पुराने शेड्यूल पे देखो। 24 तारीख से 24 तारीख से अगर हम बात करें तो 24 तारीख से पुराने शेड्यूल के अकॉर्डिंग 24 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना था। इनका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना था, और अपना चॉइस फिलिंग ये जो राउंड 1 है, राउंड 1 का अगर मतलब ये सारा कुछ होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 10 से चॉइस फिलिंग होनी थी। कब से होनी थी? 10 से, 10 से होनी थी, 10 से चॉइस फिलिंग होनी थी। और कितने राउंड होने थे पहले नजर डालो। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3,
राउंड 4, राउंड 5, ये 5 इंटरनल स्लाइडिंग होने थे और 2 अलग से स्पॉट काउंसलिंग होने थे, 2 अलग से स्पॉट काउंसलिंग होने थे, 2 अलग से स्पॉट काउंसलिंग होते हैं। तो 10 से अपना कब से था भाई साहब, 10 अगस्त से लेके, 10 अगस्त से लेके इन्होंने पिछली बार 10 अगस्त से लेके लगभग इन्होंने क्या करा था, 11 तारीख तक का, 11 तारीख तक का, 10 अगस्त से लेके 11 सितंबर तक का इन्होंने डेट रखा हुआ था। ठीक है, ठीक है। तो मान के चलो 1 महीने से ज्यादा, मोर देन 1 मंथ, मोर देन 1 मंथ का इन्होंने टाइम रखा हुआ था। इस शेड्यूल में इन्होंने क्या करा है, इन्होंने क्या करा है, जैसा कि कोर्ट का ऑर्डर था कि भैया 15 से पहले पहले निपटाओ, देख रहे हो डर इन्होंने 15 को ही स्टार्ट करवाया, 15 को लगभग स्टार्ट करवाया अपनी चॉइस पे, अपनी चॉइस फिलिंग जो है 15 को ही स्टार्ट करवाया और 15 से लेके इनको सब निपटा, ये लोग सब निपटा दे रहे हैं लगभग 10 तारीख तक, 10 या 11 तारीख तक। तो 25 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर ये लोग सारा कुछ निपटाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब वो निपटाएं भी क्यों ना भाई साहब, इतना मुश्किल से, तो पहली बात तो इनको परमिशन मिल रही है और परमिशन के बाद भी भाई लेट करने का कोई मसला नहीं है। तो अब ये पिछले बार से कम टाइम में ही निपटाया जा रहा है और उसको निपटाने के लिए एक थोड़ा सा गेम ये हुआ है कि जो 7वां राउंड हुआ करता था, 7वां स्पोर्ट राउंड हुआ करता था, उसको हटा दिया गया, ऑफिशियली शेड्यूल में नहीं डाला गया है। लेकिन अगर मेरी मानो तो ये पॉसिबल है कि 7वां राउंड अलग से हो, उसका तुम्हें अलग से देखने को मिल जाए। अभी तक इन्होंने अब कोड के हिसाब से ही सारा कुछ रखा है कि तुम्हारा 15 अक्टूबर से पहले पहले क्लास स्टार्ट हो जाए, 15 अक्टूबर से सबसे पहले पहले एडमिशन कंप्लीट हो जाए। बट जहां तक मुझे लगता है अगर छठवें राउंड के बाद भी सीटें कैंसिल हुई, हालांकि इस बार कमी होंगी, हालांकि चांस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 7वां भी हो जाए, पर अभी 6 राउंड तक मान के चलो। तो 5वां राउंड तो किसी काम का नहीं है, वो तो इंटरनल स्लाइडिंग है, वो तो उन्हीं बच्चों के लिए होता है जिनको पहले से सीट मिली है, नया सीट तो इसमें अलॉट नहीं होता है। तो सर इसमें क्या होता है, इसके बारे में फटाफट बताते चलिए। तो देखो, अगर मैं बोलूं, अब पहले शेड्यूल का बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या कब होना है और आपको उसी तरीके से रेडी रहना है। मैं जेईई मेन वालों के लिए बता रहा हूं और बाकी लोग अपने अपने उसका देख लेना। ठीक है, बाकी लोग अपने अपने उसका देख लेना कि तुम्हारा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आई डोंट नो अबाउट यू। ठीक है, मैं जानता हूं पर देख लेना ना यार। सबसे पहले अगर मैं चॉइस फिलिंग की बात करूं तो तुम्हारा 15 से 17 तक चॉइस फिलिंग होगा और 17 के बाद 18 को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा और चॉइस फिलिंग में मात्र 3 दिन का समय है। और कॉलेज कितने हैं भाई साहब, कॉलेज कितने हैं, तो मोर देन 300 कॉलेजेस हैं, मोर देन 350 से ज्यादा सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। ओवरऑल 729 कॉलेज हैं, तो कॉलेजों की तो संख्या बहुत ज्यादा है, कॉलेजेस की तो बहुत ज्यादा संख्या है। तो 3 दिन में रिसर्च करना पॉसिबल नहीं हो पाता है बच्चे के लिए, 3 डेज में पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट तुमको परेशान नहीं होना है, जब तक संदीप भैया है तब तक किसी बात का गम नहीं है, किसी बात का टेंशन नहीं है। तुम्हारे लिए पेश है एक कीमती खजाना। देखो गवर्नमेंट में कौन कौन से कॉलेजेस हैं भाई साहब, तो गवर्नमेंट के सिर्फ कॉलेजेस तुम्हारे सामने हैं, गवर्नमेंट में जो कॉलेजेस हैं तुम्हारे सामने हैं। अब कौन से कॉलेज की फीस क्या है ये तुम्हारे सामने है, कौन से कॉलेज में प्लेसमेंट क्या है ये तुम्हें सामने है, किसको एग्रीडिकेशन मिला हुआ है ये भी तुम्हारे सामने है, किसको एग्रीडिकेशन नहीं मिला हुआ है ये भी तुम्हारे सामने है, किसकी कौन सा ब्रांच को एनबीए से एग्रीडिकेशन मिला है, किसमें क्या क्या प्लेसमेंट है। अगर किसी का हॉनेस्ट रिव्यू देखना है तो वो भी तुम्हारे सामने है, फी स्ट्रक्चर देखना है, फी स्ट्रक्चर के लिंक पे क्लिक करो, अलाउ करो, फटाफट फी स्ट्रक्चर के पेज पे पहुंच जाओगे। आईटी लखनऊ का फीस क्या है ये भी तुम्हें मिल जाएगा, तो रिसर्च करना तुम्हारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि इसमें कुछ कुछ गलतियां हो, मैं मानता हूं, लेकिन उसको हम सही कर देंगे या फिर तुम खुद से सही कर लेना। ठीक है, तो ये पहली बात गवर्नमेंट की पीडीएफ। दूसरी जो इससे इंपॉर्टेंट है वो है प्राइवेट की पीडीएफ, क्योंकि गवर्नमेंट में तो भैया गिने चुने हैं पर प्राइवेट में तो बहुत ज्यादा हैं। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं प्राइवेट की पीडीएफ। प्राइवेट में जो जो कॉलेजेस हैं उनका हमने डेटा दे रखा है, जैसे जेएसएस नोएडा, सब कुछ दे रखा है। हॉनेस्ट रिव्यू देखना है जेएसएस नोएडा का, हॉनेस्ट रिव्यू पे क्लिक करो, फटाफट तुम चले जाओगे। हाँ ठीक है, हॉनेस्ट रिव्यू पे क्लिक करो, तुम वहां पे चले गए। ठीक है, मैंने उसको दूसरे में खोल रखा है, दैट्स व्हाई आई थिंक ये आ नहीं रहा है। ठीक है, जब तुम इसको किसी ब्राउजर में खोलोगे ना तो ऐसा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं होगा। ओके, ठीक है, जब तुम किसी पे भी क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, एनआईआर पे डेटा देखना है, एनआईआर पे क्लिक करो, यू विल गॉट इट कि अच्छा ये एनआईआर पे डेटा है, एनआईआर में क्या क्या है, जैसे इसको कौन से पे क्या मिला हुआ है, कितने बच्चे थे, कितने बच्चे प्लेस्ड हुए, इसका एवरेज सैलरी क्या है, तो यू विल गेट एवरीथिंग। तो इस पीडीएफ से पहली बात तो तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तीसरा बात रही यूनिवर्सिटी का। बच्चे बड़ा दिन से बोल रहे थे कि भैया यूनिवर्सिटी का भी पीडीएफ दे दो, तो यूनिवर्सिटी का पीडीएफ तो भाई साहब तुम्हें मैं दे देता
और बन भी गया ऑलमोस्ट, लेकिन बहुत अच्छी चीजें उसमें नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटीज में बहुत कुछ बताने लायक नहीं है। पर फिर भी एक मोटा मोटी जो चीजें तुम्हें जानना चाहिए यूनिवर्सिटी में जाने से पहले वो मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एआईसीटी से अप्रूव नहीं है। तो मैं एक तुमसे अनुरोध करूंगा कि जाने से पहले देख के जाओ कि योर यूनिवर्सिटीज इज अप्रूव्ड विथ एआईसीटी और नॉट। अगर एआईसीटी से अप्रूव नहीं है तो फिर तो तुम्हें दिक्कत होगी आगे चल के। क्या दिक्कत होगी ये मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं। एनबीए से अगर आपकी ब्रांच नहीं है एग्रीगेटेड है तो उससे भी कभी कभी इफेक्ट पड़ जाता है। तो ये सारी बातें आई होप ऑलरेडी टेल यू। तो चलो ये बात तो ठीक हो गया कि चलो भैया आप आसान कर दिए। एक मैंने जनरल ऑर्डर की वीडियो बनाई थी, गवर्नमेंट की अलग और प्राइवेट की अलग। तो ये गवर्नमेंट वाले कॉलेजों की जनरल ऑर्डर है, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनका जनरल ऑर्डर है। हमें आईटी के एफडब्ल्यू को सबसे पहले रखना है, उसके बाद उसके एआई के एफडब्ल्यू को रखना है, और उसके बाद उसके सेल्फ फाइनेंस के एफडब्ल्यू को रखना है। और अगर एफडब्ल्यू नहीं है तो डायरेक्ट यही सीएस, एआई, और उसके बाद सेल्फ फाइनेंस, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मतलब उसके बाद सुल्तानपुर का कंप्यूटर, फिर झांसी का कंप्यूटर, फिर सब कुछ ऐसे रखते जाना है। जो ब्रांच रखना हो रखो, जो ब्रांच नहीं रखना है हटा लो। तो मैंने गवर्नमेंट की ये पीडीएफ तुम्हें ऑलरेडी दे रखी है, प्राइवेट की भी पीडीएफ दे रखी है। तो मुझसे जो फ्री में तुम्हारी हेल्प हो सकती थी मैंने किया। अच्छा, लेकिन इसके बाद भी बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि सर मेरे रैंक पे बेटर क्या है, मेरे करियर के लिए बेटर क्या है। तो भाई साहब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, इसके लिए तुम हमारा प्लान ज्वाइन कर लेना। प्लान कितने का है भाई साहब? मात्र 1500 रुपए, क्योंकि जो प्लान हमारा 2500 रुपए का था उसमें अभी चल रहा है डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ देखो, एक जो 1000 रुपए का कूपन कोड था वो खत्म हो चुका है, मात्र 500 का कूपन कोड बचा है, और ये 500 का भी कूपन कोड एक आध दिन में खत्म हो जाएगा। तो इसमें चल रहा है डिस्काउंट। आप फटाफट इस काम को निपट, जितने लोग अगर जो लोग हमारा प्लान ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सबसे ज्यादा सही समय है, उचित समय है प्लान ज्वाइन करने का। क्योंकि अगर अब आप नहीं किए ना तो अभी जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी इसकी प्राइस मिलेगी 3000 रुपए। और उस टाइम पे प्लीज को ये मत कहना कि नाव देख के हजामत बढ़ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी प्राइस बढ़ती इसी वजह से है क्योंकि हम ज्यादा बच्चे जब नहीं ले सकते हैं तो हम उस टाइम पे प्राइस बढ़ा देते हैं कि बच्चे कम आए। हमारा अर्निंग सेम ही होता है पर लोड कम रहता है, क्योंकि यूपी में भाई 33,000 फॉर्म गिरा है। अब 33,000 बच्चों का थोड़ी ना काउंसलिंग में पेड में कर सकता हूं, इतनी बड़ी तो टीम ही नहीं है और ना ही इतना बड़ा सिस्टम है। पर फिर भी जितना बड़ा सिस्टम है उसमें से 1000, 2000, 4000 का तो करा ही जा सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिनको जिनको लेना हो फटाफट ले लीजिए, क्योंकि यही भाई साहब सत्य है। यूपी का नंबर 1 काउंसलिंग चैनल ऐसे ही थोड़ी ना है। जो बेस्ट तुम्हारे लिए एडवाइस हो सकता है वी विल प्रोवाइड यू। और 1000-1500 से कुछ नहीं जाता है, क्योंकि अपना करियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अब एडमिशन नहीं हुआ तो कहीं एडमिशन नहीं होगा, और अब तुम ड्रॉप लेने लायक भी नहीं बचे हो क्योंकि जनवरी में एग्जाम है। भाई साहब तुम सोचो, अभी नवंबर में तुम्हारी काउंसलिंग खत्म होगी, ठीक है? नवंबर के बाद क्या आता है भाई साहब? अरे अक्टूबर में तुम्हारी काउंसलिंग खत्म होगी, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तुम्हें लग रहा है 3 महीने में बहुत तगड़ी तैयारी हो जाएगी। घंटा कुछ नहीं होने वाला है। और जनवरी के बाद, जनवरी वाला अटेम्प्ट इजी होता है क्योंकि वहां पे कम मार्क्स पे भी ज्यादा बढ़िया रैंक बन जाता है, अच्छी परसेंटाइल बन जाती है। और जो दूसरा वाला अटेम्प्ट अप्रैल में होता है वो तो ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर देखा जाता है कि वहां अच्छा मार्क्स लेके आओ तब जाके पहले वाली की तरह परसेंटाइल बनती है। तो ये चीजें थोड़ा सा कॉमन है, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के चलना चाहिए, ठीक है? बट जस्ट लीव ऑल दिस थिंग्स। आओ हम काम की बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले भी काम का ही बात था। अब बात आती है कि चलो भैया शेड्यूल बता रहे थे, कहां पहुंच गए? तो शेड्यूल, फिर से आते हैं शेड्यूल पे और शेड्यूल की बातें करते हैं। चलो शेड्यूल की बातें फिर से किया जाए। अब अगर मैं बात करूं राउंड 2 का, तो देखो सीट का पहली बात क्या है, आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर देनी है 15 से 17 के बीच। उसके बाद 18 को आपका सीट अलॉटमेंट आएगा। जैसे ही सीट अलॉटमेंट आएगा, जैसे ही आपको कोई सीट मिला, आपको कंफर्मेशन फीस देनी है। अगर कोई सीट नहीं मिलता है तो कंफर्मेशन फीस नहीं देनी है। अच्छा जी, ठीक है। अब एक जब आप कंफर्मेशन फीस दे दोगे ना, तो अब इसी में से अगर आप कभी विड्रॉल मारे तो इसी में से 5-5 हजार कटेगा। इसे मान लो सेकेंड राउंड में आप चले गए और सेकंड राउंड में आपका मन किया कि नहीं अब मैं ड्रॉप लूंगा, और विड्रॉल मारते हो तो 20,000 अगर आपने जमा किया है तो आपको सिर्फ 15,000 मिलेगा, वो भी 6 महीना बाद। और अगले राउंड में विड्रॉल मारोगे तो 10,000 ही मिलेगा, वो भी 6 महीना बाद। और उसके अगले राउंड में मारोगे तो 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, इसका विड्रॉल रूल बहुत खतरनाक है, हर राउंड में 5,000 काट लेता है।
उसके बाद ऑनलाइन विलिंगनेस का टाइम आएगा, फ्रीज फ्लोट करना होगा, और फ्रीज फ्लोट करने के बाद से आपको क्या कर दिया, बस सीट मिलने के बाद से पैसा जमा करो, फ्रीज फ्लोट कर दो, और उसके बाद फ्लोट जैसे ही करोगे राउंड 2 में पहुंच जाओगे, और फ्रीज जैसे ही कर दोगे काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, तुम्हें बस आराम करना है। अच्छा, हर राउंड के रिजल्ट के बाद मैं आऊंगा, ऐसे ही लाइव लगाऊंगा और आपको कटअप बताऊंगा कि कितना अभी पहले राउंड में गया है और अगले राउंड में कहां तक जा सकता है। अब तुम बोलोगे अच्छा इससे क्या फायदा होगा, तो क्या है ना भाई कि क्योंकि अब इस बार बहुत सारे कॉलेज अलग हुए हैं, बहुत सारे कॉलेज नए जुड़े हैं, बहुत सारी ब्रांचेज बढ़ी हैं, इसका इंफॉर्मेशन आपको जल्दी ही दे दिया जाएगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर रहेगा, एक सवाल कि भैया अगर आप लाइव लगाओगे तो हम क्यों देखने आए, क्या फायदा है। तो बेटा क्या है ना कि जब हम लाइव लगाएंगे और जब हम आपको कट ऑफ का एनालिसिस करके बताएंगे, तो हमारे पास है पिछले 4-5 साल का डेटा। जब जब यूपीटीयू यूपीएससी से हुआ करता था तब का भी डेटा है, और जब यूपीटीयू यूपी टेक से हुआ करता है, जेईई मेन से हो रहा है तब का भी डेटा है। पिछले 3 साल ही, मतलब ये आई थिंक इसका तीसरा साल है जब ये जेईई मेन से हो रहा है। इससे पहले तो यूपीएससी नाम का अपना खुद का एग्जाम कराता था, यूपीएस ट्रिपल ई करके, ठीक है, उत्तर प्रदेश इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम करके हुआ करता था इसका, बट लीव दैट। तो हमें पता है कि इसका कट ऑफ का स्लोप क्या रहता है, कब घट रहा है कब बढ़ रहा है, बड़ा रैंडम कट ऑफ होता है। तुम कट ऑफ उठा के देखो पिछले साल का, कभी ऐसा होता है कि पहले साल में पहले राउंड में ज्यादा चला गया, दूसरे में कम हो गया, फिर तीसरे में बढ़ गया, चौथे में कम हो गया। जबकि जोसा में देखोगे तो क्या होगा, पहले में जो गया है दूसरे में या तो उससे ज्यादा जाएगा या तो कांस्टेंट रहेगा। ऑब्वियसली होता है कि जो चीज 4,000 पे मिल रही है वो अगले साल अगले राउंड में या तो 4,000 पे ही बंद होगी या 4,000 से ज्यादा जाएगी, वो 3,000 पे नहीं बंद होती है। लेकिन यहाँ ऐसा होता है, ऑब्वियसली ऐसा होता है। अब तुम कहोगे कि अरे भाई ऐसा कैसे है, तो हाँ भाई ये यूपी है, यहाँ पे ऐसा ही है, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। तो अब अगर किसी को कॉलेज नहीं मिलता है तो उसको मेरा लाइव जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से हम लोग चॉइस फिलिंग में फेरबदल करते हैं, चॉइस फिलिंग को अरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं, और अल्टरेशन का टाइम मात्र 1 दिन का है। अगर आपने अल्टरेशन नहीं किया तो हो सकता है कि अगले राउंड में भी आपको ना मिले। तो ये बात बहुत जरूरी है, और उन लोगों से पूछना जो पिछले साल मेरे लाइव में आते थे, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से प्रॉपर अगर कोई काउंसलिंग कराता है तो दैट इज संदीप भैया। और अभी आप यूट्यूब पे सर्च करके देख भी लेना, बड़े बड़े चैनल्स पे जाके देख लेना, और हमारी क्वालिटी जाके देख लेना, और ये भी देख लेना कि भाई हम जो बातें बोलते हैं कितना तार्किक बातें बोलते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी आया और फेंक दिया। बात समझ रहे हो ना। हाँ, तो तुम्हें उसमें जरूर आना होगा, और आना बड़ा जरूरी है। उसके बाद राउंड 2 में मात्र 1 दिन मिलेगा आपको चॉइस अल्टरेशन के लिए। उसके बाद सीट अलॉटमेंट 22 को आपको आ जाएगी। जैसे 22 को सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया, आपको क्या करना पड़ेगा, विलिंगनेस चूज करना पड़ेगा। वही प्रक्रिया फिर से 22 और 24 में। तो सारे लोगों से एक चीज निवेदन है, 20,000 अपने खाते में डलवा के रख लो, और जो लोग SC ST वाले हैं भाई अपना 12,000 खाते में डलवा के रख लो। ऐसा ना हो कि दौड़ रहे हैं कि अरे भैया ऐसा है वैसा है, अरे भैया हमारे पास तो पैसा नहीं है, साइबर कैफे वाला कर ही नहीं रहा है, क्या करें। भाई ऐसा आपके पास ATM होना चाहिए जिससे ट्रांजेक्शन होता हो, OTP आता हो, और खाते में आपके पैसा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसकी साइट AKTO की ढीली चलती है, तो उस केस में मामला गड़बड़ हो सकता है आपका। उसके बाद से फिर आपको 12-20 हजार देना है। अच्छा, ऑनलाइन विड्रॉल के टाइम पे ही आपका सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल होगा। जैसे 22 और 24 के बीच में विड्रॉल है तो आपको इसी के बीच में विड्रॉल करना है। अब ध्यान रखना, एक बार अगर आपने विड्रॉल मार दिया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, फिर आपको एडमिशन अगले राउंड में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ वही चॉइसेस डालना जो आप ले सकते हो। अच्छा, इस बार एक बहुत बड़ा मतलब चेंज है। चेंज क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। पहले क्या होता था ना कि पहले राउंड में भी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता था और रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन आता था। पिछले साल दूसरे राउंड मतलब बाकी के राउंड्स में भी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन था, लेकिन ये यूपी टेक का पहला बार है भाई जिसमें 1 से लेके 4 राउंड तक होने जा रहा है, और इन्होंने कहीं पर भी इस बार रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं दिया है। एक बात तुम समझो, और ये चीज मैं ठोक के कह सकता हूं कि अगर इस बार बीच में इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया ना, तो इस बार कट ऑफ अटरेंडम नहीं रहेगा। कट ऑफ का ग्राफ ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। कट ऑफ का ग्राफ ऑब्वियसली इंक्रीजिंग ग्राफ ही होगा। दैट विल नॉट बी मतलब अट्रेंडम नहीं होगा, मैक्सिमम मिनिमम टाइप का ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो पिछले कई साल से इसका ग्राफ एनालाइज करते हैं, एंड देन वी विल नो कि भैया यूपी में कुछ भी हो सकता है। अगर कोई कॉलेज 4 लाख तक गया है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अच्छा
भाई तेरा 4,10,000 रैंक है, हो सकता है मिल जाए, तो ऐसा हो सकता है कि उस कॉलेज के उस ब्रांच का रैंक 3,50,000 पे बंद हो जाए। ऐसा हुआ है भाई, हम लोग के साथ हुआ है, भुक्तभोगी आदमी है। बच्चे के पेरेंट्स को बोलते थे कि अच्छा ऐसा होने की संभावना है, बाद में पता चलता था कट ऑफ आती थी, तो अरे भाई 3,50,000 पे बंद हो गया। रीजन क्या था? क्योंकि एकेटिव वाले हर राउंड में घुसवाते थे कि तुम भी घुस जाओ, तीसरे राउंड में भर लो, चौथे राउंड में बच्चे भर लो, पांचवें राउंड में बच्चे भर लो। पर इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइम ही इतना नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। हालांकि ऐसा होता था ना, उससे थोड़ा फायदा उन बच्चों का हो जाता था जो बच्चे थोड़े बेचारे टाइप के थे, जैसे कि किसी का मान लो कोई किसी का रजिस्ट्रेशन छूट गया, अब वो क्या करता था कि आगे भर लेता था। अब इसमें ये लोग, इन लोगों ने बीच में रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो ये अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं चॉइस फिलिंग भी है, रैंडम करने का ऑप्शन मत दो पहले दूसरे राउंड में, पहले में दो, तीसरे में दो, खत्म। बट जस्ट लीव दैट। ठीक है, राउंड 2 हो गया तुम्हारा, राउंड 2 हो गया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट गाइज। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा आज? कितने लोग कह रहे हैं भैया आप ज्यादा बोल रहे हो आज, ये नहीं सहा जाएगा मुझसे। ओके, राउंड 2 में सिर्फ वही है, अगर विड्रॉल मारोगे तो देखो 15,000 देंगे, और SC ST वालों का 3,000 काटेंगे, उनको 9,000 वापस करेंगे। तीसरा बात करते हैं राउंड 3 का। राउंड 3 आपका 25 से ही स्टार्ट होगा, और 25 को ही चॉइस फिलिंग निपटा देनी है। तो जो लोग हमारा प्लान ले रहे हैं भैया, मैं आपको ये बोलूंगा, अल्टरेशन के टाइम में 1 दिन का मात्र टाइम है, मात्र 1 दिन का टाइम है। तो जैसे देखो, मैं बता रहा हूं, जो लोग हमारे प्लान में, मैं बता देता हूं एक गुड़ रहस्य। पहली दिन जैसे तुम्हारा 22 को रिजल्ट आया, क्या आया भैया? 22 को तुम्हारा रिजल्ट आया, तो 22 को ही टीचर को बता देना कि सर हमको कुछ नहीं मिला है, अल्टरेशन करिए। अब वो टीचर तुम्हारा, मेरे साथ टीचर की मीटिंग होगी, तुम्हारे मेंटर की मीटिंग होगी, हम लोग डिस्कशन करेंगे और हम लोग बताएंगे कि तुम्हें क्या अल्टरेशन करना चाहिए, एल्गोरिदम के हिसाब से क्या ऊपर नीचे करना चाहिए, ताकि तुम्हें जल्द से जल्द कॉलेज मिले। ऐसा मत करना 25 को आगे कि अरे सर हमको तो कुछ मिला ही नहीं है। अगर 25 को आओ तो बहुत मार खाओगे, 25 को आगे हल्ला मत मचाना कि सर हमको कुछ मिला ही नहीं है, हमारा चेंज कर दीजिए। ठीक है, 22 को ही बताना, तभी तो हम तुम्हारी PDF पहले से रेडी रखेंगे, ताकि फटाक से तुम भर दो। है कि नहीं? सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, ओके। अगर मैं पेमेंट की उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो पेमेंट कंफर्मेशन तुम्हारा 26 को कर देना है, अगर इसमें मिलती है तो। और ये तीसरा राउंड में चॉइस लॉकिंग का लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइस, तीसरे राउंड के बाद से आपका कोई चॉइस में अल्टरेशन नहीं होगा। फील्ड चॉइस विल बी आल्सो ट्रीटेड एज फॉर द राउंड इंक्लूडिंग इंटरनल साइन। तो तीसरे राउंड में जो चॉइस फिलिंग होगी, पहली बात, पहले राउंड में आप चॉइस भरोगे, दूसरे राउंड में चेंज कर सकते हो, तीसरे में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन तीसरे के आगे चेंज नहीं कर सकते हो। तीसरे राउंड की जो चॉइस फिलिंग होगी वो आपके इंटरनल स्लाइडिंग तक चलेगी, इसलिए सोच समझ के भरना, क्योंकि इंटरनल स्लाइडिंग का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। क्यों रोल होता है? क्योंकि मैं बताता हूं, जैसे समझो पहले इंटरनल स्लाइडिंग का महत्वपूर्ण मामला समझो, फिर आगे हम बढ़ेंगे। कोई जल्दी नहीं है मुझे, पहले मामला समझो, देन आई विल टेल यू। इंटरनल स्लाइडिंग में खास क्या है? चलो, जनरली जो बच्चे भरते हैं वो ऐसे भरते हैं, CSE, IET का CSE, IET का CSE विथ AI, IET का CSE विथ सेल्फ फाइनेंस। जब मैं अभी गवर्नमेंट का बता रहा हूं, फिर KNIT का, फिर उसके बाद बच्चे भरते हैं KNIT का CSE, फिर KNIT का IT। अब कुछ लोग KNIT के CSE के नीचे, जैसे हम लोग भी कहते हैं कि KNIT के CSE के नीचे तुम BI, क्योंकि IT सेल्फ फाइनेंस है उनका, तो BIT का CSE डाल दो, फिर KNIT का IT, फिर BIET का IT। मैं गवर्नमेंट का बता रहा हूँ। फिर कुछ लोग बोलते हैं अब डालो IET का ECE, और कुछ लोग ECE ही हटा देते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं हम AITH भले चले जाएंगे, AITH के CSE में भले चले जाएंगे, लेकिन हम ECE नहीं डालेंगे, वो ऐसा करते हैं। और जब हम लोग कराते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि भाई IIT का CSE डाल, उसके बाद IIT के CSE का सेल्फ फाइनेंस डाल, AI डाल, उसके बाद IIT के CSE का सेल्फ फाइनेंस डाल, फिर IIT का यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स डाल, फिर KNIT का CSE, BIT का CSE, फिर उसके बाद KNIT का IT, BIT का
आईटी, उसके बाद केएनआईटी का इसी, फिर उसके बाद बीआईटी का इसी। ये सब करने के बाद फिर कई बार तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इसके आईटी के नीचे ईटी का इलेक्ट्रिकल डाल, जो बच्चा थोड़ा सा कॉलेज ओरिएंटेड होता है। तो अब हम इलेक्ट्रिकल यहाँ डलवाते हैं, बच्चे को लगता है ऑकवर्ड क्यों लग रहा है, मैं बताता हूँ ऑकवर्ड क्या लग रहा है। तीसरे राउंड में तुमने आईटी में इलेक्ट्रिकल यहाँ डाला है, तो होता क्या है, मान लो यहाँ बच्चे को अब चूंकि ईसीई के कट ऑफ में, आईटी के ईसीई के कट ऑफ में और केएनआईटी के सीएसई के कट ऑफ में कुछ खास फर्क नहीं होता है, आईटी उससे पहले ही बंद हो जाती है। मान लो बच्चे को ऊपर से सीट अलॉट करना आया यहाँ पे, और इस बच्चे को केएनआईटी में सीएसई अलॉट कर दिया गया, ठीक है, ऊपर से अलॉट करने के लिए आया और सीएसई इसने अलॉट कर दिया। और यहाँ पे ऊपर से अलॉट करने के लिए आया क्योंकि जब हमारा कर्सर चलता है, जब हमारी चॉइस फिलिंग हो रही होती है, तो वो लोग ऊपर से सीटें देते हैं, चाहे आपकी रैंक जो भी हो, वो सबसे पहले वाले को पकड़ेंगे और देखेंगे कि क्या ये सीआरएल रैंक पे मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो दे देंगे, नहीं मिल रहा है तो अगर कोई कैटेगरी है तो उसे चेक करेंगे, अगर उसके बाद भी नहीं मिल रहा है तो कोई सब कैटेगरी है तो उसे चेक करेंगे, और उसके बाद भी नहीं मिल रहा है तो नीचे आ जाएंगे। तो मान लो चेक करते आए कि ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, लेकिन आईआईटी का ईसी मिल गया। दोनों मान लो सेम रैंक के लगभग बच्चे थे, और उस बच्चे को केएनआईटी में सीएस भी मिल रहा था और आईटी में ईसी भी मिल रहा था। तो एक बच्चा जो होगा, जो सीएस ओरिएंटेड है, वो बोलेगा मैं सीएस ले लेता हूं, मिल गया केएनआईटी का सीएस, अब मैं आईटी के सीएसई के लिए वेट कर रहा हूं। ठीक है, वो वेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे बुरा नहीं कहूंगा, इसने सही चॉइस फिलिंग करी। लेकिन ये बच्चा बोला नहीं नहीं नहीं, मैं रिस्क लेगा, अपन रिस्क लेगा। मान लो उसे इसी मिला है, अब वो रिस्क लेने को रेडी है। तो अब सोचो, मान लो चौथे राउंड तक ना इसका अपग्रेड हुआ, फोर्थ राउंड तक ना इसका अपग्रेड हुआ, और फोर्थ राउंड तक ना इसका अपग्रेड हुआ, तो पांचवें राउंड में मैं लिख के दे रहा हूं कि पांचवें राउंड में केएनआईटी वाला बंदा केएनआईटी में ही रह जाएगा, और ये बंदा इसी से 80% चांस है कि सीएसई में चला जाए। इंटरनल स्लाइडिंग में 80% चांस है कि या तो ये सेल्फ फाइनेंस में चला जाएगा, या फिर एआई में चला जाएगा, या आईटी के सीएसई में चला जाएगा। कोर सीएसई में तो बहुत कम चांस होता है, पर सेल्फ फाइनेंस या एआई में बहुत ज्यादा चांस होता है, जबकि इस बंदे के पास अब कोई चांस नहीं है कि वो सीएसई में चला जाए। इवन अगर कोई बंदा यहाँ पे इनके सीएसआईटी के बाद यहाँ इलेक्ट्रिकल डाल रहा है, तो भी 80% चांस ये रहता है कि वो आईटी के ईसी में चला जाए। पिछले 4 से 5 साल का तजुर्बा बता रहा हूं, और ऐसा ही होता है। हमने तो ऐसे बंदे देखे हैं जो इलेक्ट्रिकल से कंप्यूटर तक में गए, भाई होता है ऐसा, कटा फुटा के देख लो, यू विल नो कि हाँ भाई ऐसा होता है। तो चॉइस फिलिंग भी एक आर्ट है, चॉइस फिलिंग इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरनल स्लाइडिंग में जो गेम हो जाता है ना, अच्छे को पता नहीं चलता है कि अरे साला क्या हो गया, वो तो इलेक्ट्रिकल में जा रहा था, ईसी में कैसे चला गया, आईटी में कैसे चला गया, भाई लोग चले जाते हैं, फायदा हो जाता है। बात समझ में आ रही है तुम्हें? दिस इज आर्ट, और इस आर्ट को सीखो ताकि तुम्हें एक बेहतर से बेहतर कॉलेज मिल सके। आई थिंक नाउ यू आर कंफर्टेबल विद दिस। ठीक है, आ जाओ थोड़ा आगे बात करते हैं। अच्छा, तीसरे में पेमेंट देने के बाद से अगर कोई बंदा विड्रॉल मार रहा है तो फिर 5,000 काट लेगा। देखो बोला था ना हर राउंड में 5,000 काटेगा। उसके बाद चौथे में क्या होगा, अब चौथे में सबकी सीट जो भी डायरेक्ट, चौथे में कोई चॉइस फिलिंग नहीं होगा, डायरेक्ट सीट अलॉटमेंट होगी, और 28 तारीख को होगी। सारे डेट्स याद रखना। हालांकि हर रिजल्ट आने के बाद से, हर एक का रिजल्ट आने के बाद से मैं लाइव आऊंगा और अपन लोग ओआरसीआर डिस्कस करेंगे। और पेमेंट यहाँ पे फिर से 12-20 देना पड़ेगा। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या सर हर बार 12-20 देना पड़ेगा? ना 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 ना, सिर्फ एक बार ही 12-20 देना है। पहले राउंड में अगर तुमने 12 या 20 दे दिया, तो अब दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें राउंड में किसी में कुछ नहीं देना है। और अगर तुमने पहले राउंड में तुम्हें नहीं मिला, दूसरे राउंड में जब भी तुम्हें फ्रेश अलॉटमेंट होगा तभी तुम्हें पैसे देना है, उसके अलावा कभी पैसे नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद जो लोग फ्रीज कर देंगे उनका फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट एट द, ठीक है, अलॉटेड इंस्टीट्यूट in case of non repeating allotted institute will be deemed as cancelled। तो यहीं पे ऑटो फ्रीज हो जाएगा सबका, चौथे राउंड में ही ऑटो फ्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही आपका ऑटो फ्रीज होगा, आपको 29-30 में सबको चॉइस फिलिंग, वहां फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। तो 30 तारीख से पहले ये ऑलमोस्ट 30 तारीख से पहले तुम लोग अपने कॉलेज की फीस जुटा के रख लो भाई साहब।
कुछ कॉलेजों में डीडी के रूप में फीस लिया जाता है, कुछ कॉलेज के रूप में कैश ही ले लेते हैं, कहीं कहीं गूगल पे, फोन पे, यूपीआई भी चलता है और कहीं पे चेक भी चलता है। तो जो कॉलेज होगा उसके अकॉर्डिंग आई विल इन्फॉर्म यू, मैं ऐसे लाइव आके इन्फॉर्म करता रहूंगा। टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारा कॉलेज नहीं मिल जाता है मैं तुम्हारा हाथ छोड़ के नहीं भागने वाला हूं, मैं तुम्हारा एडमिशन करा के ही जाऊंगा। और जो एसटीबीजी कॉलेज वाला चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी मुलाकातें आगे भी होती रहें, ठीक है। उसके बाद से चौथा हो जाने के बाद से पांचवा इंटरनल स्लाइडिंग होगा। इंटरनल स्लाइडिंग में कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से तुमने चॉइस फिलिंग किया है उसी के आधार पे, अगर तुमने चॉइस फिलिंग ठीक ढंग से किया है, जैसा मैं बता रहा हूं, अगर तुमने चॉइस फिलिंग उस ढंग से किया है तो तुम्हारा इंटरनल स्लाइडिंग में अपग्रेड हो जाता है। और जिनका अपग्रेड नहीं हो पाता है तो उनको जो ब्रांच मिली है उसी ब्रांच से अब संतुष्ट होना पड़ता है, उसका कोई विकल्प नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ठीक है। उसके बाद से इंटरनल स्लाइडिंग होने के बाद से एक काम ये रहता है, इसके बाद से तुम्हारा एडमिशन प्रक्रिया पूरा हो गया। अब तुम कहोगे अरे सर ऐसे कैसे पूरा हो गया, हमारा ये कब होगा, हमारा ये कब होगा, क्या कहते हैं, हमारा स्पॉट राउंड कब होगा? तो स्पॉट राउंड में सबको नहीं बैठने दिया जाता है। स्पॉट राउंड में सिर्फ उनको बैठने दिया जाता है जिनको कोई सीट नहीं मिला है। अगर आपको कोई सीट नहीं मिला है तो यू आर एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड। अगर आपको और अगर आपने पहले ही सीट ले लिया है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड, ठीक है। अब छठवां राउंड जो होगा आपका स्पॉट राउंड होगा, जितनी सीटें वैकेंट होंगी, ठीक है। पहले सीट वैकेंसी आपकी 3 तारीख को आएगी और जितने सीट वैकेंट होंगे उसके हिसाब से आपका स्पॉट खेला जाएगा। और स्पॉट होने के बाद से जो लोग फिजिकल स्पॉट वाले लोग 10 से 11 के बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे, तो इस तरीके से 15 तारीख से पहले पहले आपका सारा एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इस बार प्राइवेट का भी स्पॉट होगा। सेपरेट ऑनलाइन पोर्टल विल बी ओपन फॉर AKTU प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट वैकेंट सीट। तो ऑनलाइन पोर्टल एक अलग से बनेगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए। पहले क्या होता था कि पहले ऑलमोस्ट प्राइवेट वाले अपना 100% सीट इससे भर लेते थे, काउंसलिंग से भर लेते थे, मतलब विदाउट काउंसलिंग भर लेते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि काउंसलिंग में हम बैठ तो रहे हैं पर बच्चे हमारे आएंगे नहीं। ज्यादातर जो मुझे न्यूज मिलती है, हालांकि मैं इस बात का कोई तुम्हें मतलब 100% गारंटी नहीं दे रहा हूं, पर ऐसा होता है। तो अब होता क्या था कि अब भाई AKTU भी क्या करे, उसे भी पता है कि हमारी सीटें खाली जा रही हैं और जाती भी है सीटें खाली। ये कोई गरुड़ पुराण नहीं है कि मैं कोई रहस्य बता रहा हूँ। तुम आए दिन न्यूज़पेपर पढ़ना, तुम्हें लगेगा खाली जा रही है। तो उसमें क्या होता था कि जैसे मान लो मेरे कॉलेज में 100 सीट है, मैंने 100 पहले से भर लिया और बाद में काउंसलिंग से भी अगर बच्चा आ गया तो उसमें लफड़ा होता था। क्या लफड़ा होता था कि अरे यार फिर दिक्कत है। तो अब हुआ कि पहले AKTU ये बोलता था प्राइवेट वालों को कि तुम लोग एक काम करो, ठीक है। कहा क्या गया, चौथे राउंड तक तुम लोग काउंसलिंग में बैठो और पांचवें में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रहेगा और छठवें में भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रहेगा। चौथे तक जितनी सीट भर रही है भर लो, और अगर उसके बाद नहीं भर रही है तो अपने आप अपने सीट को जैसे देना है वैसे दे लो। लेकिन बस ध्यान रखना कि 25% से ज्यादा अदर स्टेट वालों को मत देना, अपने स्टेट वालों को जैसे देना है वैसे दे लो। पैसे लेके देना है दे लो, मेरिट बेस पे देना है दे लो, बिना वैसे ही दे देना है दे लो। तो ऐसा था कि ऐसा कुछ नियम नहीं था। लेकिन अब उससे उससे क्या होता था कि इनकी सीटें ज्यादा खाली हो जाती थी। पर इस बार इसने बोला कि नहीं, स्पॉट में हम तुम्हारा अलग से कराएंगे और स्पॉट में भी तुम्हारी सीटें भरी जाएंगी। तो इस बार का देखते हैं क्या इनका स्पॉट रहता है। अच्छा, तुम सोच रहे होगे कि क्या यूनिवर्सिटीज स्पॉट में पार्टिसिपेट करती हैं? कितने लोग का सवाल है, कितने लोगों का सवाल? ये कोई नहीं बताएगा कि यूनिवर्सिटी स्पॉट में पार्टिसिपेट करती हैं कि नहीं करती हैं। बहुत कम लोग बताएंगे, जो इस काम को बहुत सालों से कर रहे हैं वो वही बताएंगे, बाकी लोग तो कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है आर्यन, कितने लोग कह रहे हैं कि भैया ये बताओ यूनिवर्सिटी स्पॉट में पार्टिसिपेट करती हैं कि नहीं करती हैं? किसके मन में डाउट है? आर्यन, सारांश अग्रवाल, जल्दी जल्दी बोलो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? और इतना कम लाइक, मात्र 58 लाइक। भाई भाई भाई, नाक कटा देना तुम मेरी, हैं? फिर किस बात का सबसे बड़ा काउंसिलर रहा यूपी का यार? तुम बताओ, अरे जल्दी बोलो, सटासट सटासट। सौम्या जुबेर, एवरीवन, भाई 200 लोग लाइक किए, 600 लोग देख रहे हैं। मतलब यार क्या है ये, क्या है, व्हाट इज दिस गाइस? फटाफट लाइक करो पहले भाई साहब, लाइक करिए, लाइक लाइक करिए जनाब। अच्छा नहीं करती हैं भैया, मैंने कोर्स ले लिया विवेक जी, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। इंपॉर्टेंट, आप कौन से ईयर में हैं? क्या सवाल पूछ रहे हैं आप?
आपका कोर्स ले लिया, अब क्या वेट करिए, 24 घंटे के अंदर आपको मेंटर, पर्सनल मेंटर असाइन हो जाएगा और वो आपको कॉल कर लेगा। हाँ कूपन वैलिड है, 500 का कूपन वैलिड है, परेशान मत हो, ठीक है। जाके फटाफट ज्वाइन कर लो, कल तक आई थिंक वैलिड है कूपन। अच्छा, नहीं स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्राइवेट कॉलेज, लेकिन इस बार प्राइवेट के लिए सेपरेट ऑनलाइन पोर्टल विल बी ओपन फॉर एकेटिव प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट वैकेंट सीट। इनकी जो सीटें वैकेंट हो जाएंगी उनका एक सेपरेट ऑनलाइन पोर्टल इस बार खोला जाएगा। अच्छा, इस ये जो यूनिवर्सिटी होती है ना, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करती है स्पॉट राउंड में, सिर्फ और सिर्फ एकेटिव के कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं स्पॉट राउंड में। तो तुम बोलोगे सर यूनिवर्सिटी का वैकेंट सीट भरता कैसे है? यही तो राज है, 8 लाख रैंक वाले का भी वहां एडमिशन हो जाता है। सच बता रहा हूं, और तुम में से किसी को कराना हो तो बताओ, हम करा भी देंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितनी सीटें बच जाती हैं वैसे ही भरी जाती हैं। अगर किसी बंदे ने जेईई मेन भी नहीं दिया हो तो आना हो जाएगा एडमिशन, नॉट अ बिग डील। ओके, या स्पॉट राउंड में प्राइवेट वाले नहीं आते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बात तुम लोग को समझ में आ गया, ये बात बहुत बढ़िया। पीयूष शुक्ला, 1000 वाला कूपन क्यों नहीं लग रहा? 1000 वाला कूपन खत्म हो गया भाई, लूट मची थी पूरा, कल लूट रहा, आज पूरा दिन लूट रहा, 6 बजे तक लूट चला, टन 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 नोटिफिकेशन दिन भर मेरे पास आ रहा था, दिन भर नोटिफिकेशन आया, ठीक है। तो चलो, ये तुम्हारा शेड्यूल रहा। कितने लोग हैं जो कह रहे हैं भैया मुझे शेड्यूल समझ में आ गया और मुझे इंटरनल स्लाइडिंग का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब आगे बताओ कट ऑफ के बारे में। कितने लोग हैं जिनको शेड्यूल क्लियरली समझ में आ गया? फटाफट बताइए। स्पॉट राउंड वालों की स्कॉलरशिप आती है भाई, स्पॉट राउंड नॉर्मल राउंड सबकी स्कॉलरशिप आती है, टेंशन मत लो यार। पहले प्राइवेट में जो डायरेक्ट एडमिशन लेते थे मैनेजमेंट कोटा से, उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती थी। अब अगर यूनिवर्सिटी खुद कराएगी तो अब स्कॉलरशिप आएगी, तो क्या दिक्कत है? अच्छी तो दिक्कत है, पोर्टल से कराने दो ना। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। आगे आगे बढ़े, कट ऑफ एनालिसिस करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थोड़ा कट ऑफ की बात किया जाए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, कट ऑफ की बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जो यहां तक के कॉलेजेस देख रहे हो, 1 से लेके 6 तक, इनमें प्लेसमेंट होता है। गुड कॉलेज, ये भी ठीक है। इसके बाद जितने कॉलेज हैं थोड़े से लो हैं। ये पीएसआईटी जो देख रहे हो, एक कानपुर में बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, बीबीडी लखनऊ का है, एसआरएमसी ये भी लखनऊ का है, ये मेरठ में अच्छा माना जाता है, बाकी सब तो एवरेज ही हैं, बाकी सब तो एवरेज ही हैं। अच्छा, इनमें से ऑलमोस्ट सारे कॉलेज का फीस, प्लेसमेंट डिटेल, सारा कुछ मैंने उसी पीडीएफ में डाल रखा है। जब आप प्लान बाई करके आओगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज टॉप के बस 3 ही है, आईटी, केनआईटी, बीआईटी, बाकी सब तो एवरेज हैं और कुछ तो बिलो एवरेज हैं। जैसे नित्रा टेक्निकल कैंपस 6 लाख रैंक तक एडमिशन देता है, 6 लाख रैंक तक एडमिशन देता है। आरईसी आजमगढ़ अभी थोड़ी सी फैसिलिटी आनी है। अच्छा, कुछ आरईसी स्टार्ट हो सकती हैं, मैं 100% श्योरिटी नहीं दे रहा, गारंटी नहीं दे रहा, पर फिर भी स्टार्ट होने की संभावना है, क्योंकि बस्ती बन गया है, आरईसी बस्ती बन गया है, आरईसी गोंडा भी बन गया है, ठीक है। अब देखो आरईसी प्रतापगढ़ और आरईसी मिर्जापुर का क्या हालचाल है, ये देखना पड़ेगा कि वो बन गया है कि नहीं बन गया है। जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है ये दोनों तो इसी सेशन से स्टार्ट हो जाने चाहिए, और अगर इस सेशन से स्टार्ट नहीं होता है तो नेक्स्ट सेशन से 100% स्टार्ट होना चाहिए, 100% स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। कुछ प्राइवेट कॉलेज ने सीट्स भी बढ़ाई हैं, ठीक है। जैसे अच्छा, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में भी सीट्स बढ़ाई हैं, मैंने तुम्हें न्यूज दिखाया था एआईटीएच में एआई बढ़ गया। इसके अलावा और भी कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी सीट्स इस बार बढ़ने वाली है। अच्छा, कुछ कुछ की सीट्स घटने भी वाली हैं, जो पुराने ब्रांचेस थे वो घटने भी वाले हैं। अच्छा, कुछ और भी कॉलेजेस हैं जैसे आईआईसीटी भदोही, आईआईसीटी भदोही, ठीक है, आईआईसीटी भदोही हो गया तुम्हारा, और ये कानपुर यूपीटीटीआई कानपुर हो गया। हालांकि अब बच्चे इनमें नहीं जाते हैं, लेकिन पहले कभी एक वक्त था जाया करते थे। आईआईएचटी वाराणसी हो गया, ये दोनों जीएफटीआई हैं, ध्यान रखना। ये हैंडलूम टेक्नोलॉजी है, ये हैंडलूम टेक्नोलॉजी का कॉलेज है, पर अब बच्चे इनमें जाते नहीं है, बहुत कम जाते हैं। इसकी फीस मात्र 20K है, लेकिन प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। यूपीटीटीआई तो इनमें भी कभी बच्चे जाया करते थे, जो टेक्सटाइल वाले बंदे थे, पर अब तो खैर कम वो बच्चे, वो दौर ही चला गया, तो अब लोग भी कम दिखते हैं, बट ठीक है, ये भी चलता है, ये भी होता है। ये कुछ गवर्नमेंट है।
यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो नंबर 1 की जो यूनिवर्सिटी थी अपनी लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये नंबर 1 की यूनिवर्सिटी थी, ये छोड़ के जा चुकी है। यहीं थोड़ा ठीक प्लेसमेंट हुआ करता था। उसके बाद दूसरे पे तुम बुंदेलखंड को रख लेना, तीसरे पे तुम चौधरी चरण सिंह को रख लेना, ठीक है। उसके बाद से तीसरे के बाद चौधरी चरण सिंह, इसको भी नैक ने इस बार A+ का एग्रेडिएशन दे दिया है। इसको पहले A+, इस बार तो A++ का एग्रेडिएशन मिला हुआ है। बाकी मोस्टली जैसे अवध यूनिवर्सिटी है वो B+ ग्रेड, बी ग्रेड की यूनिवर्सिटी है। आई थिंक A या B है, एक बार चेक कर लेना। गोरखपुर को A का एग्रेडिएशन या A+ का एग्रेडिएशन दिया गया है। आई डोंट नो किस बात के लिए दिया गया है, पर अगर दिया गया है तो दिया गया है। नैक वाले पता नहीं कैसे दे रहा है, मैं तो खैर गोरखपुर से ही हूँ। DDU वैसे ठीक ठाक ही है, बट इंजीनियरिंग अभी इसका नया है तो आई डोंट नो। हालांकि फैकल्टी चेक करके जाना, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में मैं तुमसे कहूंगा कि फैकल्टी चेक करके जाना। कुछ यूनिवर्सिटीज तो ठीक है। अच्छा, तुम में से कितने लोग किस यूनिवर्सिटी पे वीडियो चाहते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट मैंने प्राइवेट कॉलेज वालों का खुलासा कर दिया है। तुम में से कितने लोग यूनिवर्सिटी पे वीडियो चाहते हो, पहले फटाफट बता दो, उस हिसाब से मैं वीडियो डाल के इस मामले को अभी खुलासा करूं। जल्दी बताओ, तुम में से कितने लोग यूनिवर्सिटीज पे वीडियो चाहते हो। भैया अब आप एवरेज बोल रहे हैं। मैं समझा नहीं यार, मिनिमम कितना कॉलेज फिल करना होता है। मिनिमम मिनिमम का क्या मतलब, जितने में तुम्हें मिल जाए उतना फिल करो, और मैक्सिमम में तुम सारा 700 भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम जितना कम फिल करना चाहते हो उतना कम कर लो। तुम्हारी अगर रैंक 20,000 है तो एक चॉइस भरो, IIT लखनऊ का CSE। अगर तुम्हारी रैंक 80,000 है तो तुम्हें ज्यादा चॉइस भरना चाहिए। अगर तुम्हारी रैंक 8 लाख है तो सबसे ज्यादा चॉइस भरना चाहिए, सिंपल। अच्छा, तुम कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का जानते हो। अरे मैं तो DDU को बेस्ट कहाँ कह रहा हूँ, हरिकृष्णा पटेल, मैं तो बकवास कह ही रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा है KMC पे बना दो, KMC अलग हो चुका बच्चा, KMC अलग हो चुका। ये अपना अलग से ले रहा है, ये अपना अलग से ले रहा है। तुम अगर कल भी जाओगे एडमिशन के लिए तो यहाँ हो जाएगा। एक बच्चे का सवाल है आगरा पे बना दो। एक बच्चा कह रहा है BBD एंड ITM वर्सेस SRM में जा सकते हो। एक बच्चे का सवाल है लखनऊ यूनिवर्सिटी। अबे परवीन, लखनऊ यूनिवर्सिटी पे बन गया है भाई। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी पे सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो बना दूं। हाँ, AITH पे वीडियो चाहिए, AITH पे वीडियो आई वुड लाइक टू। कल के टाइम में, कल परसों में मैं AITH पे वीडियो बना दूंगा। डोंट वरी गाइस। ओके ओके, जिस पे वीडियो नीड है बोल दो, सब बन जाएगा सब। एक बच्चा कह रहा है ट्रिपल एम पे वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। AITH पे वीडियो बना दूंगा, ज्यादातर लोगों का सवाल आ रहा है। ज्यादा कई बच्चे कह रहे हैं कूपन कोड बढ़ा दो। भाई वैसे मैं 6 बजे तक का कूपन कोड बढ़ाया था, लेकिन अब तुम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मुझे अब तक कई बार मैसेज आ चुके हैं पर्सनल नंबर पे। मुझे समझ में नहीं आता, जब कूपन कोड रहता है तो तुम लेते नहीं हो, ठीक है, और बाद में आके हल्ला करते हो कि भैया कूपन कोड बढ़ा दो, कूपन कोड बढ़ा दो। ठीक है, लो 12 बजे तक का कूपन कोड बढ़ाने जा रहा हूं गाइज। तंजिला मैम, क्या आप मुझे सुन सकती हैं। अगर आप लाइव में हैं तो कूपन कोड एक बार 12 बजे तक, 11 बजे तक का दे दीजिए। 1 मिनट रुक जाओ, मैं तंजिला मैम को मैसेज कर दूं। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हैं वो। चलो भाई साहब, कूपन कोड एक्टिव हो गया, लगा के देख लो, लगा के देख लो एक्टिव हो गया कि नहीं हो गया। यहां से लॉगिन कर लो। स्टोर पे चले जाओ, फटाफट गो इन टू स्टोर एंड AKTU फुल काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करिए, और देखिए क्या कूपन कोड लग रहा है या नहीं लग रहा है, और हमें फटाफट आप लोग बता दीजिए। कूपन कोड, इस प्रोग्राम में जाइए। भाई साहब 1,500 से ज्यादा लाइक इस प्रोग्राम में हो गए। प्राइस है 2,000 रुपए, लेकिन आप 2,000 दीजिएगा मत,
आप यूज करिए यहाँ पे कूपन कोड, अवेलेबल कूपन कोड। एक कूपन कोड जो पहले अभी लग रहा था, और एक कूपन कोड आज 12 बजे तक का ही टाइम है, 12 बजे तक का ही टाइम है, 12 बजे तक का ही टाइम है, 11:59 का टाइम है, 11:59 का टाइम है, लग रहा है। इसको अप्लाई करिए, अप्लाई करिए फटाफट सारे लोग। अप्लाई करने के बाद से आपका प्राइस हो गया 1,000 रुपए। वो 26 रुपए हमको नहीं मिलता, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। वो चार्ज है, ट्रांजेक्शन का चार्ज है, वो तो यार मैं क्या करूं, वो तो तुम भी दोगे और हम भी देंगे, ठीक है। ओके, बट कोई बात नहीं। तो ये तुम्हारा हो गया भाई साहब 1,026 रुपए, मामला हो गया कंप्लीट। दैट्स इट, फटाफट जाके बाई कर लीजिए। तो कूपन कोड है अपना, कूपन कोड है STBZ 1000, इसे याद रखिएगा, STBZ 1000, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, लाइव में आने का कुछ तो फायदा होगा। अब आओ कट ऑफ पे बात करते हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज हैं। अब देखो कट ऑफ पे, मैं कट ऑफ पे थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं, कट ऑफ पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो दो तरीके का बच्चा हो सकता है, दो तरीके का बच्चा हो सकता है। पहला बच्चा होगा गवर्नमेंट कॉलेज जिसको सिर्फ चाहिए, दूसरा बच्चा होगा जिसको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए प्लस अगर प्राइवेट लेना है तो प्राइवेट में सिर्फ और सिर्फ FW चाहिए। तो पहली बात मैं बता दूं, FW वालों की तादाद इस बार बढ़ेगी, तादाद इस बार बढ़ेगी। इवन फिर भी थोड़ा सा चांस है कि कट ऑफ में ज्यादा वेरिएशन ना आ जाए। जो कुछ अच्छे कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी सी लो जा सकती है, और जो थोड़े से नॉर्मल कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ पहले से थोड़ा सा हाई जा सकती है। एक ट्रेंड फॉलो करे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो IIT, NIT, BIT, इनमें फर्क आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, ज्यादा नहीं कह सकता मैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि पहली बात, क्योंकि ज्यादा जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं। पिछली बार 30,000 फॉर्म गिरे थे और इस बार 33,000 फॉर्म गिरे हैं, ठीक है। तो तुम इससे कंपेयर मत करना, क्योंकि हमारे पास इतने सारे ऐसे बच्चे थे जिनका हमने कहीं और एडमिशन करा दिया है। इवन अभी अभी परसों नरसों तक एडमिशन कराया है भाई। अभी IPU में इतने सारे हमारे बच्चे चले गए, JGS IPU में, मतलब बहुत सारे बच्चे। अभी IPU का फर्स्ट राउंड चल रहा था और अभी सेकेंड राउंड भी चल रहा है। तो जितने अच्छे बच्चे थे ना ऐसे 1 लाख के अंदर अंदर वाले, मोस्टली निकल लिए। कोई MAIT में चला गया, कोई MSIT में चला गया, कोई भारतीय विद्यापीठ में पढ़ रहा है, कोई भगवान परशुराम में पढ़ रहा है। तो ये सारे निकल लिए, निकल लिए 1 लाख के अंदर। 50 लाख प्लस वाले, अब एक बच्चा हमारा था 4 के रैंक था, अभी उसको MAIT में IT मिला है। अब मैंने उससे आज कॉल किया कि भाई एक बात बता, फिट है, अब तो नहीं बैठना यूपी टेक में। तो कह रहा है कैसा यूपी टेक, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, आप छोड़ दो उस सीट को। तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन, बिकॉज ही हैज बीन ऑलरेडी गेट अ बेटर सीट देन IIT लखनऊ। तो अब क्या है कि अब उसे कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं, अच्छे रैंक वाले ऑलरेडी जा चुके हैं। क्योंकि अच्छे रैंक वाले, अभी मैंने कई बच्चों को देखा, कुछ बच्चे YMCA में चले गए थे। आज ही सुनवाई चल रही है YMCA की, और हमारे कितने सारे बच्चे अभी YMCA में बैठे हुए हैं। कुछ को CSE मिल गया, कुछ को IT मिल गया, एक आध बच्चे अभी EC लेकर आ रहे हैं। अब उनको कोई मतलब नहीं है यूपी टैक्स से, ठीक, पहली बात। अच्छा, सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? तो ये फायदा होगा इस बार अदर स्टेट को। पूछो कैसे, पूछो कैसे। अदर स्टेट वाले जो बंदे हैं, पहली बात तो उनके लिए यूपी टेक एक ऑप्शनल होता था। जैसे तुम यूपी से हो, तुम्हारे लिए UP-TU सर्वे सर्वा है, क्योंकि तुम्हें पता है बाहर कहीं नहीं मिलने वाला है। पर वो तो उन्हें तो पता है, जैसे हम UP-TU में बैठेंगे वैसे MPDT में बैठेंगे, वैसे जैक दिल्ली में बैठेंगे, वैसे IPU में बैठेंगे। हमें लेना प्राइवेट ही है, अब यूपी टेक नहीं दे रहा है तो कहीं और ले लो। तुम्हें पता है, तुम UP-TU को क्लोज से जानते हो, तुम्हें पता है तुम्हारे मामा भी UP-TU से पढ़े, तुम्हारे चाचा भी UP-TU से पढ़े, क्या पता तुम्हारे पापा भी UP-TU से पढ़े हो। तो भाई वो लोग सजेस्ट करते होंगे कि देखो IIT NIT नहीं मिल रहा है तो UP-TU में बैठ जाओ। तो UP-TU का तुम्हारे अंदर क्रेज है, उन्हें घंटा नहीं क्रेज है। उन्हें है कि भैया मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिलेगा तो लेना प्राइवेट ही है, कहीं ना कहीं तो ले ही लेंगे। तो ज्यादातर जो हमारे अदर स्टेट के बच्चे थे वो कहीं ना कहीं एडमिशन लेके सेटल हो चुके हैं। तो उनका हो चुका है, उनका काम धाम हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, जो तुम कट ऑफ देख रहे हो, अभी जो तुम कट ऑफ देख रहे हो यूपी टेक का, वो पिछले तब का है जब UP-TU सबसे पहले ही स्टार्ट हो गया था।
अब सबसे पहले स्टार्ट जब हुआ था तो उसके वजह से प्रॉब्लम क्या हुई थी समझते चलना। उसके वजह से पहले तो अच्छे अच्छे बच्चे उनके आए, अच्छे अच्छे बच्चे उनके आए और सीट ले लिए। बाद में जोसा हुआ, एचबीटी हुआ, ट्रिपल एम हुआ, अदर अदर बहुत सारी काउंसलिंग हुई, और उन बच्चों ने जो अच्छे बच्चे थे, जो गुड स्टूडेंट्स थे, वो लोग सीट कैंसिल करा के भाग गए। अब जब सीट कैंसिल करा के भाग गए तो सारी सीटें वैकेंट हो गई। अब जब सीट वैकेंट हो गया तो सीट किसको दिया जाएगा? तो वो सीट भरा गया था इंटरनल स्लाइडिंग में और स्पॉट राउंड में। सबसे ज्यादा सीट भरी गई थी स्पॉट राउंड में। अब उससे प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हो गया कि स्पॉट राउंड में उन्हीं बच्चों को बैठने दिया गया जिनको कोई सीट नहीं मिला था। या दूसरी भाषा में कहूं तो अगर किसी को इंटरनल स्लाइडिंग तक सीट नहीं मिला है, इसका मतलब यह है कि या तो उसने चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से नहीं की है, या तो उसकी रैंक बहुत खराब है। तो अब मजा किसको आया? तो उन बच्चों को जिनकी रैंक बहुत खराब थी उनको बैठने दिया गया, और जिनकी रैंक अच्छी थी थोड़ी, वो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके थे। तो जो अच्छा रैंक वाला बंदा था वो आरईसी में रह गया, और जो नल्ला छपरी बेरोजगार था वो कहां चला गया? टॉप के कॉलेज में चला गया। है कि नहीं? यही तो स्ट्रेटजी हुई थी। तो इससे क्या हुआ था कि तुम देख रहे होगे पिछले साल का कट ऑफ कि इंटरनल स्लाइडिंग में यहां तक गया है। आईटी लखनऊ 5 लाख तक एडमिशन दिया है स्पॉट में। तो पिछली बार सीटें वैकेंट बहुत ज्यादा रही थी, और इसी की वजह से इतने आईटी के, नाईटी, बीआईटी के इतने ज्यादा हाई रैंक तक इन सारे कॉलेजों में एडमिशन हुए थे। बट इस साल ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि बच्चे को जब सीट मिलेगी तो कैंसिल क्यों कराएगा? पहले तो होता था कि चलो जोसा में मिल गया, जैक में मिल गया, एचबी2 में मिल गया, पर अभी किस में मिल गया भाई? आप किसके लिए सीट कैंसिल कराइएगा? किसी, ऑफ कोर्स किसी के लिए नहीं कराइएगा ना। अरे किसके लिए सीट कराइएगा भैया? किसी के लिए सीट नहीं कैंसिल कराएंगे। तो इस बार स्पॉट में उतना फायदा होने ही नहीं वाला है। हाँ, अगर कोई बंदा इस ड्रॉप लेना चाहता है, क्योंकि मुझे पता है तुम में से कुछ लोग, 2 4 10 लोग होंगे जिनके मन में चुल्ल मची होगी कि नहीं नहीं ड्रॉप लेना है, तो वो लोग अभी काउंसलिंग में बैठेंगे और बाद में सीट खराब करके भाग जाएंगे। तो वो लोग, उन लोगों की वजह से हो सकता है कि स्पॉट में क्या हो, इस स्पॉट में थोड़ी सीट बच जाए, या दूसरे ऐसे भी लोग होंगे जो वैसे ही सीट कैंसिल करा के चले जाएं, या विभिन्न कारणों से सीट कैंसिल करा के चले जाएं, लेकिन इनकी संख्या बड़ा कम होगी। तो इस बार स्पॉट में उतना मजा नहीं आएगा। मेरी पिछले साल की वीडियो देखना देखना, मैंने सीधा सीधा बोला था कि दबा के फायदा हो रहा है, मालामाल हो गए बच्चे, क्योंकि 50% आईटी की सीट खाली थी। 50%। ये कोई नंबर होता है? नंबर होता है कि आपने 5 राउंड मिला के सिर्फ और सिर्फ 50% सीट भरी, और बाकी 2 राउंड में आपको 50% अगर सीट भरना है, तो भाई मजा तो आएगा ही ना। जो लोग स्पॉट के लिए बच गए हैं वो तो माला माल हो गए ना। तो वही बात है, वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो इस बार स्पॉट में उतना फायदा नहीं होगा। अदर स्टेट वालों को इस बार फायदा देखने को मिलेगा। और किनको फायदा देखने को मिलेगा? हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को दबा के फायदा देखने को मिलेगा। डिफेंस कैटेगरी को दबा के फायदा देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि भाई ज्यादातर डिफेंस वाले जा चुके हैं। उनको कहीं ना कहीं जैक चंडीगढ़ में, एमपीडीटी में, और तुम्हारा डिफेंस सबसे अच्छा यूज होता है इधर, तुम्हारा जीजीएस आईपीयू और जैक चंडीगढ़ और जैक दिल्ली में डिफेंस का बहुत बढ़िया यूज होता है, और यहाँ पे पीरियोडिटी लेवल भी होता है। तो ये लोग ऑलरेडी जा चुके हैं। अच्छा, कुछ डिफेंस वाले भी बैठे इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा तो फायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक फायदा देखने को उन्हें मिलने वाला है। तो मैं आपसे कहूंगा कि अब बहुत बढ़िया सही एकदम बहुत ही पावन मंगल अवसर पर आप लोग इंतजार कर रहे थे यूपी टेक का, और फाइनली अब यूपी टेक होने वाला है। तो इसका फायदा आपको मिलने वाला है। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ऑलरेडी कंपटीशन बहुत कम हो चुका है। अच्छे अच्छे बच्चे जा चुके हैं, प्लान कर चुके हैं, तुम ही लोग बचे हो। तो ये जो थोड़े लो रैंक वाले और मिडिल वाले बच्चे हैं, वही बच्चे हैं। तो इसमें तुम्हारा फायदा तो होगा ही होगा, ठीक है। और चूंकि इस कॉलेज भी बढ़ने की संभावना है, 90 कॉलेजों ने सीट के लिए भी अप्लाई किया है, तो सीट भी बढ़ने की संभावना है। तो कुछ तो फायदा होगा ही होगा। ऐसा कैसे चला जाएगा, ठीक है। हाँ, एफडब्ल्यू में हो सकता है ज्यादा फायदा तुम्हें दिखने को ना मिले। आईटी के नाईटी में फिर भी फायदा होने के चांस है, पर थोड़े कम है। हाँ, एआईटीएच में फायदा होगा क्योंकि उसमें सीट बढ़ी है। एआईटीएच में फायदा तुम थोड़ा सा पिछले साल से थोड़ा लो रैंक पे एडमिशन हो जाएगा एआईटीएच में। आरईसीज में थोड़ा सा लो रैंक पे एडमिशन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सिटी चली गई है तो यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा लॉस होगा। जो लो रैंक के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो लो रैंक के कैंडिडेट्स थे, ऐसे बच्चे जिनकी रैंक लो थी, उनको अब थोड़ा सा एडमिशन में दिक्कत, प्रॉब्लम हो सकती है, अगर वो गवर्नमेंट चाहते हैं तो। अच्छा, ये तो रही गवर्नमेंट की बात, ये रही गवर्नमेंट की बात। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। तो देखो, प्राइवेट में अगर मैं बात करूं, जेएसएस, एकेजी और काइट,
तो हो सकता है किसी किसी राउंड में थोड़ा सा वेरिएशन रहे, पर एफडब्ल्यू में तो ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, पर कट ऑफ थोड़ा सा लूज आने की संभावना है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लूज आएगा। पर जो बाकी के कॉलेजेस हैं जैसे एबीएस, एबीएस में मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। जीएल बजाज और गलगोटिया, गलगोटिया में इस बार कम जाएगा। और बाकी एनआईटी के नीचे जितने हैं सब में देखना आराम से 6 लाख रैंक तक एडमिशन होने की संभावना रहेगी। 6 लाख रैंक तक आराम से एडमिशन होने की संभावना रहेगी। ये एकेजी वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में काफी गिरेगी। 5 लाख भी प्लस है अगर तुम्हें, और एकेजी और काइट में इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो आराम से मिल जाएगी। और एबीएस जीएल बजाज अगर गोटिया में तो 6 लाख प्लस में भी आराम से ईसी मिल जाएगी। इवन 7 लाख प्लस पे भी ईसी मिल जाएगी। सीएस में थोड़ा बहुत मारामारी रहेगी, सीएस में मारामारी बढ़ने वाली है। बाकी तो जो लोअर ब्रांचेस हैं, सिविल वगैरह बहुत लो रैंक तक मिलेंगे। अगर किसी को जेएसएस में सिविल चाहिए और 8 लाख रैंक है तो भी मिल जाएगा, तो परेशान मत हो, ठीक है। तो अब कुछ लोगों को लग रहा था कि सर ये प्राइवेट कॉलेज जो है क्या 100% एडमिशन ले चुके हैं क्या? तो आंसर है नो, इनकी क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने 100% अपनी सीटें फुल कर लिया है। ये जो मैनेजमेंट कोटा वाले थे ना उनकी सीटें ही उनकी क्लासेस स्टार्ट हुई है। बाकी बच्चों को तो ये काउंसलिंग से ही लेंगे, और काउंसलिंग से लेने के बाद ही उनकी क्लास अलग से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। कट ऑफ थोड़ी सी डिक्रीज होने वाली है। सीएस की कट ऑफ अपने चरम सीमा पे रहेगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस तुमको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है पर बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। पर लेकिन जो स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन है, इसमें तुम्हें फायदा देखने को मिलेगा, फायदा देखने को मिलेगा। कुछ स्पेशलाइजेशन है जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, स्पेशलाइजेशन नहीं है तो कोर है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया। उसके अलावा तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एआई एंड एमएल हो गया, इसमें फायदा होगा। एआई एंड डीएस हो गया। ये लोग मतलब जीएल बजाज वगैरह में भी 5-5 6-6 लाख तक मिलने की संभावना रखते हैं। कम से कम 4-5 लाख तक तो मिलने ही चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से बच्चे हमसे चॉइस फिलिंग करवा रहे हैं उस तरीके से मुझे एक बहुत अच्छा खासा आइडिया लग गया है। और वैसे भी यूपी में सबसे ज्यादा बच्चों की अगर काउंसलिंग, अगर यूपी टेक में अगर काउंट किया जाए तो मुझे लगता है कि वो हमारी टीम है जो यूपी में सबसे ज्यादा बच्चों की काउंसलिंग कर रही है। तो ये तो खैर आपका सपोर्ट और आपका प्यार है कि आप लोगों ने इतना ज्यादा भरोसा और इतना ज्यादा तवज्जो दिया है, और ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या मामला है और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये बोलो गाइस। ओके, देखो जिनकी रैंक 1 लाख से कम है उनको एफडब्ल्यू 100% गारंटी के साथ मिल जाएगा। इवन अगर तुम्हारी रैंक 2 लाख तक भी है ना तो भी तुम्हें एफडब्ल्यू इन सीएससी आराम से 100% मिल जाएगा। अगर तुम्हें लग रहा हो कि नहीं मिलेगा, हमसे संपर्क कराओ, हम आराम से दिलाएंगे। हालांकि इससे हाई रैंक को भी एफडब्ल्यू मिल सकता है, फिर कॉलेज बहुत लो हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारी रैंक 3 लाख के आसपास है, तुम्हें सीएसआईटी एआई चाहिए, तो तुम्हारे 4 कॉलेज में ही हो जाएंगे, जेएसएस, एकेजी, काइट और एबीएस। अगर मैं एबीएस के बाद बात करूं, जीएल बजाज, गलगोटिया और एनआईटी, तो कुल मिला जुला के अगर तुम्हारी रैंक 6 लाख भी है ना, 6 लाख भी है, और अगर तुम्हें सीएससी आईटी या स्पेशलाइजेशन चाहिए तो 6 लाख प्लस भी है तो भी इतने में ही हो जाएगा। ज्यादा लो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये टॉप में ही हो जाएगा। पीएसआईटी वगैरह में तो 7-7 8-8 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाता है। तो तुम उनको पहले से अगर पैसे दे चुके हो तो मैं तो इसको बहुत ज्यादा वर्थ इट नहीं समझता हूँ कि तुम पैसे देके एडमिशन ले रहे हो। अरे 6-6 लाख तक ऐसे ही एडमिशन हो रहा है यार, ये कोई बहुत मतलब टॉप कॉलेज थोड़े ना है। हाँ, प्रत्युष थोड़ा जेएसएस में कट ऑफ हाई जाता है। ओके, ऋषि अरोरा एवरीवन, ओके ओके। तो आई होप तुम लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अरे अगर तुमसे ना हो पाए तो हमारे पास आना यार, हम दिलाएंगे, काई को परेशान हो रहे हो। और वैसे भी इस अच्छा हाँ, बी फार्मा वाले, यस यस यस, बी फार्मा, बी फार्मा यार देखो भाई, तुम्हारा शेड्यूल नहीं आया, तुम्हारा पहले शेड्यूल आएगा ठीक है, पहले तुम्हारा शेड्यूल आएगा, उसके बाद से तुम्हारे लिए क्या क्या टॉप के कॉलेज हैं उस पर मैं अलग से लाइव आऊंगा एंड आई विल टेल यू। तुम्हारी अलग से वीडियो बनेगी। बी फार्मा वालों टेंशन मत लो। बीटेक लेटरल एंट्री का सेम ही है, बीटेक फर्स्ट ईयर और बीटेक लेटरल एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं है। ज्यादातर जिनको मेंटर अलॉट नहीं हुए उनके जल्दी मेंटर अलॉट हो जाएंगे, डोंट वरी।
1 लाख से अंदर है तो 100% गारंटी के साथ एफडब्ल्यू सीट मिलेगा, मैं दिलाऊंगा, सीएस में दिलाऊंगा, टेंशन मत लो। ओके गाइस, एवरीवन आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सारे लोग कान खोल के बोल दें, मुंह खोल के, सॉरी, कान खोल के सुने और मुंह खोल के बोलें। ओके ओके गाइस, तो आई थिंक आप लोग को सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। और ये वाली वीडियो में अगर जो लोग अपने मन से करना चाह रहे हैं, एक बार मेरी वीडियो देख के ना थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा ऑर्डर समझ लेना, या एक रेफरेंस ले लेना, मैं नहीं कह रहा हूं यही छापना है, एक रेफरेंस ले लेना, ठीक है। और जो जो भी चॉइस फिलिंग बनाना, पहले दूसरे राउंड में जो भी रखना, तीसरे राउंड में इंटरनल स्लाइडिंग को ध्यान में रख के अल्टरेशन कर लेना। तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जीवन के साथ मत खिलवाड़ करना, जीवन के साथ रिस्क मत लेना, ठीक है। जीवन यहीं से डिसाइड होगा। ये तुम्हारे 4 साल जो है ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो तुम्हारा दोस्त बीएससी करने चला गया होगा, सोचो स्कूल में तुम्हारे एक दोस्त जो बीएससी करने चला गया, जो तुमसे भी पढ़ने में तेज था, आप आज उसकी लाइफ देखो, और एक बंदा जो आईटी की तैयारी करने चला गया और इंजीनियरिंग में चला गया, उसकी लाइफ देखो, बोथ आर डिफरेंट। हो सकता है बीएससी वाला घिस के कल यूपीएससी में चला जाए, लेकिन ये जो आईटी वाला बंदा है या जो इंजीनियरिंग वाला बंदा है, ये कहीं भी जा सकता है। यूपीएससी ही नहीं, ये बहुत बड़े एमएनसी में भी जा सकता है, अपना स्टार्टअप भी कर सकता है, एक पता नहीं क्या क्या कर सकता है, इसे खुद ही नहीं पता है। तुम ऐसे देखो ना यार, पॉलिटिक्स में भी इंजीनियरिंग के लोग पढ़े हुए हैं ठीक है स्टार्टअप सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग, यूपीएससी इंजीनियरिंग, इतने सारे इसरो इसरो हर जगह इंजीनियर्स पढ़े हुए हैं। तो इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड है, यहाँ पे तुम आके तुम कुछ भी कर सकते हो यार, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारा मन कर रहा है पढ़ाने का पढ़ाओ, तुम्हारा मन कर रहा है बिजनेस करने का बिजनेस करो, तुम्हारा मन कर रहा है बिजनेस सिखाने का बिजनेस सिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार। लोग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के लोग कर रहे हैं। कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है यूजी लेवल पे जो तुम्हें साल का 1 करोड़ कमाने का आइडिया दे सकती है। या किसी का सुना है आज तक 1 करोड़ का पैकेज लगा? एक आध कॉलेज को अगर मैं हटा दूं तो कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें 1 करोड़ का पैकेज लगता है? नहीं लगता है। लेकिन यहां लगता है, इंजीनियरिंग में लगता है। तुम कहोगे सिर्फ आईटी में लगता है, नहीं नहीं, आईटी के अलावा प्राइवेट कॉलेजों में भी लगता है। बहुत सारे लोग हैं जिनका हर साल तुम सुनते हो। क्या तुम हर साल तुमने सुना कि बीए वाले का 1 करोड़ का पैकेज लगा? सुना क्या? नहीं सुना। तुमने क्या कभी सुना कि बीएससी वाले का 1 करोड़ का पैकेज लग गया? नहीं सुना। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो तुम्हारा प्रोफेशन है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन। अगर तुम इंजीनियर बनने जा रहे हो और अगर तुमने दिल में ठान दिया है कि कुछ करना है, बड़ा करना है, तो तुम कर सकते हो। यहाँ पे 10,000 से लेके 2-4 लाख महीना कमाने वाले लोग पाए जाते हैं। मैं स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ, स्टार्टिंग सैलरी। इतना ज्यादा टैक्स इंजीनियर्स पे करते हैं भाई, बहुत ज्यादा टैक्स पे करते हैं, बहुत ज्यादा। तो इससे तुम्हें आइडिया मिल गया होगा कि हाँ, इंजीनियरिंग में पावर है, इस प्रोफेशन में दम है, हल्के में मत लेना। तुम्हारे गांव के कोई चोमू चाचा कह सकते हैं कि अरे बीटेक करके ये लोग बेरोजगार रहते हैं, बीटेक में कुछ नहीं है। उन्हें समझा देना कि चचा आप नहीं समझ रहे हो, बीटेक में क्या है। वो चीज, ये तो वही चीज है ना, ये ऐसी चीज है जो ये आपके कर्म पे डिपेंड करती है। आप जितना मेहनत करोगे उतना पाओगे, सिंपल फंडा है। तुम कल कॉलेज में जाके दिन रात रगड़ के मेहनत करो, तुम रगड़ के पैसा छापोगे। और तुम कल कॉलेज में जाके दिन रात रगड़ के अय्यासी करो, फिर रगड़ के भिखारी बन जाओगे। ऐसा ऑब्वियस सी बात है। बीटेक करने के बाद तुम भी घूम रहे होगे, तो ठीक है। और आजकल तो प्रोफेशन चल ही रहा है ना पकौड़े का, चाय का, फलाना का, ढिमकाना का, बीटेक चाय वाला तुम भी खोल लेना, क्या ही दिक्कत है। मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। तुम जितना ज्यादा मेहनत करोगे तुम इतना ज्यादा पैसा छापोगे। बीटेक मतलब पैसा, ये तुम मान के चलो। बीटेक मतलब पैसा। अब तुम्हें देख लो कितना पैसा छापना है, ये तुम्हारी मशीन तुम्हारे हाथ में है। ओके गाइस, अरे देखो स्कॉलरशिप सब में आती है। देखो स्कॉलरशिप जो होती है, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो, सुनो, अगर आप डायरेक्ट स्कॉलरशिप के बारे में मैं बात कर दूं, स्कॉलरशिप पे एक वीडियो भी बना दूंगा, एक वीडियो भी बना दूंगा। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी। अच्छा, यूनिवर्सिटी में अगर डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो स्कॉलरशिप आएगी। अगर एकेटीयू के कॉलेजों में इसको डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो नहीं आएगी। अच्छा, प्राइवेट में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। गवर्नमेंट में अगर तुम किसी भी ब्रांच में ले रहे हो तो 99% चांस है या 98% चांस है कि तुम्हारी स्कॉलरशिप आ जाए। लेकिन अगर तुम प्राइवेट में ले रहे हो
तो कुछ प्राइवेट कॉलेज कहते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं को देंगे जिनकी ब्रांच एनबीए से एग्रेडेड है, जैसे एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज। कुछ प्राइवेट कॉलेज कहते हैं कि नहीं नहीं, जिनकी जो जैसे एबीएस वगैरह क्या कहते हैं कि अगर आपकी ब्रांच एनबीए से एग्रेडेड नहीं है तो हम आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म ही नहीं भरने देंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ प्राइवेट कॉलेज कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर आप काउंसलिंग से आए हो तो विदाउट एनबीए वाले ब्रांच भी में भी आप स्कॉलरशिप ले सकते हो। और पिछले साल तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप का लोचा आया था, बहुत सारे लोगों की स्कॉलरशिप ही नहीं आई थी। तो अगर आप अगर आप ये जानना चाहते हो कि कौन से में क्या हुआ, तो इसके लिए आप जो भी आपको कॉलेज पहले राउंड में रॉट हो या फिर आप जहां पे भी जा रहे हो, वहां के सीनियर से एक बार पहले कंफर्म कर लेना, पूछ लेना, उसके बाद ही जाना। ऐसे मुंह उठा के पहुंच जाओगे स्कॉलरशिप के भरोसे तो तुम्हारा एडमिशन पता चला तुम्हारा कट गया, ठीक है। केएम ब्लॉग्स थोड़ा सा आज टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत भारी मात्रा में कैंडिडेट्स अचानक से ज्वाइन हो गए थे कल कल और आज भी, कल भी और आज भी बहुत भारी मात्रा में बहुत सारे बच्चे प्लान ज्वाइन अचानक से कर लिए, थोड़ा मैनेज करने में टाइम लग रहा है। कल तो अकाउंट ही पैसे लेने से मना कर दिया भाई। ओके गाइस, ठीक है। तो आई थिंक अब आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, सारा प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। अब बताओ, अब ये चीज था कट ऑफ से रिलेटेड, और आई थिंक तुम्हें कट ऑफ का एक आइडिया हो ही गया होगा। अब एक रखते हैं क्यू एंड ए सेशन। अब तुम लोग बताओ किस दिन क्यू एंड ए सेशन चाहते हो। अगर तुम लोग चाहते हो कि भैया आप चॉइस फिलिंग के दिन डायरेक्ट आइए तो उस दिन क्यू एंड ए सेशन रखा जाएगा, और अगर तुम लोग चाह रहे हो कि नहीं भैया अब आप आइए क्यू एंड ए सेशन में, तो उस दिन क्यू एंड ए सेशन रखेंगे और मॉर्निंग में ही रखूंगा और जूम पे रखूंगा ताकि तुम लोग बात कर पाओ। तो एक फ्री क्यू एंड ए सेशन रखा जाए, कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि एक फ्री क्यू एंड ए सेशन रखा जाए? आप में से कोई चाह रहा है? सेकंड स्पॉट होने की कोई गारंटी नहीं है पर हो भी सकता है। कितने लोग चाह रहे? नहीं नहीं, आज क्यों सेशन कैसे? अरे रोज रोज ऋषि अरोरा ये कह रहा है रोज रोज क्यू सेशन कितने बजे रखा जाए? तुम लोग बोलो तो रख लूंगा कल संडे को। चलो संडे को मैं खाली रहूंगा, लेकिन संडे को तो सी प्रोग्रामिंग में मेरी क्लास लगा दी है सब, ठीक है। एजुकेशन लोन पे भी बात कर लूंगा, ठीक है। चलो, तो एक एजुकेशन एक क्वेश्चन सेशन रखता हूं जिसमें मैं तुमको दूंगा माइक और तुमको पूछने अपने क्वेश्चंस। तुम्हें मिलेंगी माइक और तुम पूछोगे क्वेश्चन, क्योंकि यूट्यूब से ज्यादा मजा आएगा मैं एक जूम पे तुम्हें माइक दे दिया जाए उस पे। तो आई विल गिव यू माइक एंड यू हैव टू आस्क योर क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन सेशन रखते हैं जहां पे तुम्हारी प्रॉब्लम को बड़ी बारीकी से देखा जाए और बड़ी बारीकी से तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो चलो संडे को एक रखते हैं, ठीक है। संडे को रखते हैं सुबह 11 AM पर। अब टाइम बहुत लग जाएगा, खा पी के तुम लोग बैठना, क्योंकि ये चलेगा मान के चलो 2 AM तक, ताकि सबसे बात हो पाए, ठीक है। बी रेडी फॉर दैट गाइज, बी रेडी फॉर दैट। मैं इसकी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको अभी टेलीग्राम चैनल की लिंक यहीं डाल देता हूं। टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे देता हूं। अच्छा, नहीं तो आप ऐप भी अगर डाउनलोड कर लेते हो तो वहां पे भी हो जाएगा, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं ऐप पर भी डालता हूं, लेकिन आपको नोटिफिकेशन ऑन करके रखना पड़ेगा। भाई मेरा तो चैट ही नहीं पता चल रहा यार। भाई मेरा तो चैट ही नहीं पता चल रहा है, तुम लोग मुझे पिन ही नहीं करने दे रहे हो, इतना तेज मैसेज भाई साहब। भाई मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा, रुको मैं लैपटॉप से करता हूँ। मैं इसको पिन कर देता हूँ, जो कि ज्यादा जरूरी है, पिन करना अति आवश्यक, क्योंकि पिन नहीं करूंगा तो फिर तुम लोग आ नहीं पाओगे। पहले आ जाओ, फिर एक क्वेश्चन सेशन रखते हैं, वहां पे तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा, टेंशन मत लो। यार बड़ा कम लोगों ने लाइक किया है, बड़ा कम लोगों ने लाइक किया यार। तुम लोग कभी कभी ना दिल दुखा देते हो यार। मैं बताया दिल नहीं दुखाना चाहिए, खासकर अपने मेंटर का।
और तुम में से इतने सारे लोग हो ना, कितने लोग तो क्या करते हैं कि वो भी नहीं करते हैं यार, अपन लोग को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, जो कि गलत बात है। यू शुड सब्सक्राइब मी टाइमली। भाई सब्सक्राइब करके रखोगे तभी तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तुम बताओ कितने शुरू में जब तुम आए होगे ना, तो इतने सारे एजुकेटर्स होंगे जो ज्ञान देते होंगे कि भाई ये सवाल, ये कोचिंग है, वो कोचिंग है, ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो। ऐसा था कि नहीं था? अभी तुम बताओ कौन ऐसा मार्केट में है काउंसलर जो इतना ज्यादा डेडिकेटेड होकर तुम्हारी हेल्प कर रहा हो? एक का नाम बताओ, शायद ही कोई होगा। एक आध होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं है, पर बहुत कम लोग होंगे। मैं, लेकिन मेरा क्या है ना कि मैं जो बोलता हूँ, जो मैं वादा करता हूँ वो निभाता भी हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा और छोड़ के भाग गया। तो ऐसा होता नहीं है जनरली हमारे साथ। तुम लोग ये कह रहे हो सर जी फिल्मी डायलॉग मार रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं फिल्मी डायलॉग नहीं मार रहा, मैं सच बता रहा हूँ। तुम सोचो ना, तुम स्टार्टिंग में आओगे, तुम स्टार्टिंग से थोड़ा एक बार एनालाइज करो, सारे लोग तुम्हें ज्ञान दे रहे होंगे। अभी उन्होंने अपना बैच लॉन्च कर लिया और अब वो जेईई मेन के लिए पढ़ा रहे हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारा एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। इससे पहले इतने सारे लोग बता रहे थे ना। अब क्या था कि उन्होंने जब होता क्या है कि जब उनका बैच खत्म हो जाता है तो उनके पास कुछ काम नहीं रहता है, अब वो बोलते हैं कि चलो आप कॉलेज के बारे में बताएंगे। अब कुछ कॉलेज के बारे में बता के व्यूज गेन करेंगे और उसके बाद फिर बैच जब लॉन्च हो गया तो उधर चले गए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ भाई, मैंने अगर वादा किया है कि हमें करेंगे तो भाई करेंगे। जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं होने वाला है मैं नहीं जाने वाला हूँ, तुम्हारा एडमिशन करा के ही जाऊंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? भाई मैंने एक एक पॉइंट पे, एक एक पॉइंट पे वीडियो मैंने बनाया है। तो यूपी टेक में अगर तुम्हें कुछ भी फंस जाए बस सर्च कर लेना दिस पॉइंट बाय एसटीबीजी, फट से आ जाएगा। एसटीबीजी नहीं भी डालोगे ना तो अगर 4 वीडियो आएंगी तो उसमें से 2 मेरा होगा। ठीक है, तो यूपी में ऐसा है। आगे आने वाले टाइम में तुम जोसा में भी देखोगे और हमारी एक बड़ी सी वेबसाइट भी तुम देखोगे। जैसे तुम अलग अलग जब जब तुम कुछ भी सर्च करते हो तो 10 वेबसाइट आती हैं, जिसमें से फर्जी फर्जी वेबसाइट्स होते हैं जो पैसा ले लेके प्राइवेट कॉलेज को प्रमोट कर रहे होते हैं। और गलती से अगर तुम लॉगिन कर दोगे तो ये भेजते रहेंगे कि यहाँ एडमिशन चल रहा है, जल्दी से सीट बुक कर लीजिए। मेल भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे, दिमाग खराब कर देंगे। पर एक ऐसी वेबसाइट में बनवा रहा हूं, पहले नजर मत लगाना यार, लेकिन दुआ करना है सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाए। उस वेबसाइट पे नो एडवर्टाइजमेंट, पहली बात। दूसरा, किसी से पैसा लेके गलत डेटा नहीं डालना है। तीसरा रूल क्या है, वहां पे सारा का सारा डेटा सही होगा जिसको हम खुद रिसर्च करके डालेंगे। ऐसे ही किसी आंडू पांडू वेबसाइट से उठा के नहीं डालेंगे, सारा का सारा सही डेटा डालेंगे ताकि बच्चों को ट्रस्ट बने। अच्छा, सही डेटा के साथ साथ उसका ओरिजिनल, जैसे अभी मैं पीडीएफ बनवाया था ना, उसमें लिंक करवा दिया था, वो ओरिजिनल भी मैं लिंक करवा दूंगा ताकि जो तुम्हारे आने वाले भाई हैं उनको बड़ा हेल्प मिल सके। क्योंकि पैसा वैसा देखो, बच्चे ही मुझे इतना दे देते हैं कि मुझे किसी आंडू पांडू कॉलेज को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, और मैं कभी करता नहीं हूं। और मेरे पास बहुत सारे कॉलेज वाले मेल भी करते हैं, मैं साफ मना कर देता हूं कि भैया आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और भी चैनल वाले हैं, 2 लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल वाले हैं, उनसे जाओ, उनसे बात करो, उनसे प्रमोट करवाओ। क्योंकि हमारा चैनल भले छोटा है पर वैल्यू छोटी नहीं है। अगर मैं कोई कॉलेज, अगर आपका कॉलेज सही कर रहा है तो हम भाई साहब 10 बार दौड़ के खुद ही कहेंगे कि बच्चे इस कॉलेज में जाओ, दिस इज द गुड कॉलेज इन यूपी, दिस इज गुड कॉलेज इन एमपी। लेकिन अगर खून चूसने वाला कॉलेज है तो आई विल नेवर रिकमेंड यू। और कई बार तो मैं खुल के बोलता भी हूं कि यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे फायदा नहीं है। बट आई होप कान्हा जी की कृपा रही तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें एक वेबसाइट मिलेगा और उसमें मिलेगा तुम्हें एक एआई सिस्टम, जहां से तुम अपना मतलब रैंक प्रेडिक्टर टाइप का, जो कि फ्री होगा, जहां पे तुम अपनी रैंक डालो, कौन से स्टेट में क्या कॉलेज मिलने की संभावना है, तुम्हें वो कॉलेज, क्या कॉलेज मिलने की संभावना है वो सारा दिखा देगा। और इवन कौन से कॉलेज में क्या ब्रांच मिल सकता है तुम्हें ये भी दिखा देगा। तो इससे क्या होगा, अब चूंकि इसमें पैसा ज्यादा लगेगा लेकिन हम लोग इस पे काम कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में हमारे जो छोटे भाई हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ एक सरकारी रिजल्ट करके वेबसाइट है, वैसे ही मैं एक रिसेंट अपडेट के लिए वेबसाइट बनवाने वाला हूं ताकि अब तुम्हें कौन से कॉलेज में एडमिशन फॉर्म चल रहा है, कौन से कॉलेज की काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है, इसके लिए बार बार इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। तुम बस संदीप भैया की वेबसाइट खोलो और तुम्हें सारा अपडेट एक जगह मिल जाएगा। तो आई होप तुम्हें ये सारी चीजें अच्छी लगी हो, और अगर अच्छा लगा हो तो भाई साहब तुम भी कान्हा जी से प्रार्थना करना कि ये जो मिशन है, जो मैंने सोच रखा है तुम्हारे लिए, ये जल्दी सक्सेसफुल हो और इसका लाभ तुम्हारे छोटे भाई लोग उठा पाए और तुम्हें भी मिलेगा लाभ। कैसे लाभ मिलेगा, क्योंकि तुम में से जो लोग एमटेक करने या एमबीए करने जाएंगे
वो सारी चीजें भी उस वेबसाइट पे होंगी, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो। ओके गाइस, तो आई थिंक हाँ हाँ, तुम में से जिसको भी मेरे साथ काम करना हो बिल्कुल कर सकते हो यार। अगर तुम्हें मेरा विजन और मेरा मिशन अच्छा लग रहा है कि तुम्हें भी अगर अपने भाइयों के साथ काम करना है तो बिल्कुल आओ। अरे तुम्हारे जितने भी मेंटर हैं ऑलमोस्ट 90% मेंटर तो मेरे ही स्टूडेंट रहे हैं भाई। उनका एडमिशन या तो मैंने कभी कराया है या फिर मैंने उन्हें कभी पढ़ाया है, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग मुझसे सीनियर हैं, लेकिन जो जूनियर है उसमें से 90% तो अपने स्टूडेंट या फिर अपने काउंसलिंग पैड बैच के ही थे। तो ठीक है, तुम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप तुम्हें मेरा मिशन अच्छा लगा हो। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद एंड जय श्री कृष्णा।